बच्चों अब मैक्स प्लैंक ने एक चीज बोली। क्या कहा उसने? एटम या मॉलिक्यूल, दे एमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर। इसका मतलब समझो, मतलब बहुत आसान है कि तुम्हारे ऊपर लाइट पड़ी, तुम्हारे ऊपर रेडिएशन गिरी, तो वो लाइट या रेडिएशन जो तुम्हारे ऊपर गिर रही है वो कॉन्टिन्यूसली तुम्हें एनर्जी नहीं दे रही। उस एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो तुम्हारे से टकरा रहे हैं। हर पैकेट की एनर्जी हम निकाल सकते हैं। मान के चलो एक पैकेट की एनर्जी एक्स है और तुमने 10 सेकंड तक लाइट गिराई, रेडिएशन गिराई तुम्हारे ऊपर, गिरी रेडिएशन, तो तुम ये देखो पर सेकंड कितने पैकेट तुम्हारे ऊपर टकराए, एंड देन यू मल्टीप्लाइड, यू विल गेट द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ये एक बॉडी है, इसके ऊपर रेडिएशन गिरी है, तो रेडिएशन के एक्चुअली क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो टकरा रहे हैं उस बॉडी से। हर पैकेट की कुछ एनर्जी है। अगर तुमने 3 पैकेट टकराए बॉडी पे, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स द एनर्जी ऑफ 1 पैकेट। क्लियर है? सो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। क्लियर है बेटा? तो उन हर एक पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन या क्वांटा। हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? फोटोन या क्वांटा। और हर एक पैकेट की या एक फोटोन की जो एनर्जी है, दैट इज एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये फॉर्मूला है। ठीक है गाइस? यहाँ पे जो एच है दैट इज अ कांस्टेंट, जिसे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। फोटोन से पहले क्या लिखा हुआ है? ई, एनर्जी ऑफ फोटोन। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच एक फिक्स्ड वैल्यू है, एच एक फिक्स्ड वैल्यू है। कितनी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, ये एच की वैल्यू है। ठीक है? जब तुम एच की वाली वैल्यू लोगे तो एनर्जी किस में आएगी बेटा? जूल में। क्लियर है बेटा? अब हमने यार फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्वेश्चन में तुम्हें नहीं दी होगी, तुम्हें ज्यादा दी होगी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। यू विल नॉट बी गिवन फ्रीक्वेंसी, यू विल बी गिवन वेवलेंथ। तो हमें पता है सी इज लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, हाँ है ना? तो यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन क्या जाएगी? फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन बेटा। क्लियर हुई ये चीज? नहीं हुई? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन जूल। ओके, यहां पे जो हम लैम्डा लेते हैं वो किस में लेते हैं बेटा? मीटर में। ओके, वेवलेंथ इज टेकन इन मीटर्स। एक और यूनिट होती है एनर्जी की जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इतना जूल बेटा। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हें एनर्जी चाहिए तो उसका फॉर्मूला आता है, बट लैम्डा इज टेकन इन नैनोमीटर। यहां पे जो लैम्डा होगा वो उसकी हम वैल्यू मीटर में ना लेंगे, किस में लेंगे? नैनोमीटर में। दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्लियर है? 1242, 1242। अच्छा, एक और चीज बच्चों, अगर एन फोटॉन्स टकरा रहे हैं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? इट विल बी एन इंटू एच सी वाई लैम्डा, हाँ है ना? एक फोटोन की एनर्जी एच सी वाई लैम्डा है, तो एन फोटॉन्स की एन एच सी वाई लैम्डा हो गई। राइट गाइस? तो यहां पे मैं तुम्हें एक चीज लिखवा दूं, जो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड या एब्जॉर्ब डिसकॉन्टिन्यूसली। डिसकॉन्टिन्यूसली का मतलब समझ गए? पैकेट्स की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड
फोटोन या क्वांटा, फोटोन या क्वांटा बोलते हैं उसे। ओके, और ये जो एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब, एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब is always integral multiple of quanta. I mean this is the smallest पैकेट, मतलब एक पैकेट की एनर्जी कितनी थी, एच सी बाय लैम्डा। तो टोटल एनर्जी जो एमिटेड होगी इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ एच सी बाय लैम्डा, तभी तो मैंने उसको एन एच सी बाय लैम्डा लिखा है, वेयर एन आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा। समझ गए? जो टोटल एनर्जी एमिटेड है या एब्जॉर्ब इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ द एनर्जी ऑफ वन पैकेट। हाँ बोलो। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू, जैसे 1 2 3 टाइप्स। ओके, हमें कहा गया है फाइंड एनर्जी रेशियो, फाइंड एनर्जी रेशियो ऑफ टू रेडिएशंस ऑफ wavelength 400 nm and wavelength 600 nm। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? उन्होंने कहा इनकी एनर्जी की रेशियो क्या होगी, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं इनके जो फोटोन होंगे, इन रेडिएशन के जो फोटोन होंगे उनकी एनर्जी रेशियो क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहेंगे एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन, मतलब फोटोन जिसका वेवलेंथ क्या है बच्चों, 400 nm। E1 will be hc by lambda 1, E2 will be hc by lambda 2। तो E1 by E2 क्या आ जाएगा, will be lambda 2 by lambda 1। समझ में आया नहीं आया? एच सी बाय लैम्डा, एच बीइंग प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी तो एनर्जी रेशियो पूछिए, अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछेगा वो तो हम कहेंगे भाई एनर्जी को इस बार लिख दो, जो फ्रीक्वेंसी है, ऐसे देखो फ्रीक्वेंसी सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/λ के प्रोपोर्शनल। हाँ है ना? आइडिया इज योर जो एनर्जी की रेशियो होगी वही फ्रीक्वेंसी की रेशियो आएगी, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। मतलब यहाँ पे अगर तुम फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी 2 करोगे दैट विल बी λ2/λ1। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? यहां से अगर तुम देखोगे तो यही रेशियो हमारी किसकी है, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी 2 इज λ2/λ1। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? अच्छा, तुम वैसे भी सोच सकते हो कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, एच न्यू, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते थे ना सी बाय लैम्डा का है। तो क्या मैं कह सकता हूँ E1 is h nu 1, E2 is h nu 2, तो E1 by E2 is same as फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। मतलब जो एनर्जी की रेशियो है वही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की रेशियो। क्लियर और नॉट? जो एनर्जी की रेशियो है वही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की रेशियो। क्लियर और नॉट? गुड। अब मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी के हमारे को एक फोटोन नहीं दे रखा, 1 मोल फोटोन दे रखे और उनकी टोटल एनर्जी पूछी है। हमें इस फ्रीक्वेंसी के 1 मोल फोटोन दे रखे हैं और उनकी कंबाइंड टोटल एनर्जी पूछी है। यार एक फोटोन की एनर्जी क्या होगा, आपको ये बताएगा मुझे? एक फोटोन की एनर्जी कैसे निकालोगे? लैम्डा तो नहीं दे रखा, एच सी वाई लैम्डा तो नहीं लगा सकते। दूसरा, हमें क्या दे रखा है, हमें ये जो है ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हाँ, एच न्यू, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। 6.626 सॉरी, इंटू 10⁻−34
इंटू 5 इंटू 10⁻⁴। बेटा ये एनर्जी किस में दे रहा है, कोई बताएगा मुझे? एच न्यू एनर्जी किस में दे रहा है? तुम देखो, एच की वैल्यू आज जूल सेकंड में यूनिट, ये है सेकंड इनवर्स। आंसर किस में आएगा बेटा? जूल्स में। गुड, ये आंसर जूल में आया। लेकिन हमें ये तो एक फोटोन की एनर्जी है, हमें कितने की पूछी गई है? एक मोल की। तो वुड इट बी बेटर अगर हम एन से मल्टीप्लाई कर दें? एक फोटोन की एनर्जी इतनी थी, तो एक मोल फोटॉन की एनर्जी टोटल ये होगी। एंड दिस इज गिविंग अस द आंसर इन जूल। बच्चों समझ में आया नहीं आया? क्लियर? जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू एन इज गिविंग द एनर्जी ऑफ वन मोल फोटॉन। सो आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। 100 watt bulb, 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nm. Calculate photons emitted per minute by the bulb. ओके बच्चों, 100 वॉट बल्ब का मतलब क्या है? वो कितनी एनर्जी बाहर फेंक रहा है पर सेकेंड? वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड, दैट्स करेक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूँ 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड बाय बल्ब, राइट? तो हमें कहा गया है एक मिनट में कितने फोटॉन्स निकले, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ एक मिनट में टोटल एनर्जी कितनी बाहर फेंकी है बल्ब? करेक्ट, 100 × 60। दिस इज द टोटल एनर्जी रिलीज बाय द बल्ब इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन 1 मिनट। क्लियर है बेटा? इतनी एनर्जी उसने रिलीज करी एक मिनट में। अब एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc/λ। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दैट विल गिव अस द टोटल एनर्जी रिलीज। टोटल एनर्जी का यही तो फॉर्मूला होता था, NhC/λ। ये टोटल एनर्जी रिलीज है, उसको मैंने लिखा एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर मिनट। समझ गए? जो पहले वाली चीज है, दिस इज गिविंग अस टोटल एनर्जी रिलीज, दिस इज गिविंग टोटल एनर्जी released by bulb, released या let us say emitted by bulb. This is energy per photon and this is giving us number of photons, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने फोटॉन्स एमिट हुए पर मिनट। ओके बेटा बोलो हाँ, समझ गए? अभी एक चीज याद रखना बच्चे, 6000 आ गया, तुम कहोगे सर वैल्यू तो दर्दनाक है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी बाय लैम्डा क्या लोगे बेटा, जरा बताना मुझे। 400 इंटू 10⁻⁹ you have to convert it to meter और into n। n हमें पूछा गया, समझ में आया नहीं आया? यही पूछा गया था ना, फोटॉन एमिटेड पर मिनट। हाँ या ना बोलो। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व करना। तो बेटा एक काम करो, एच सी की वैल्यू याद करो। एच सी हर एक जगह यूज हो रहा है, सी तो तुम्हें पता ही है 3 × 10⁸ होता है। तो एच सी कम्स आउट 19.89 इंटू 10⁻⁻26, जिसको रफली कई बार हम इसे क्या मान लेते हैं, सिंपली 20। बट अप्रोक्सीमेशन के अलावा अगर एक्चुअल वैल्यू पूछी गई इट इज 19.89। ठीक है बेटा, जिसको रफली हम 20 कर देते हैं, 20 करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है? अच्छा एक और चीज गाइस, अगर मैं कहता हूं ओनली 5% ऑफ एनर्जी इज एमिटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट, तो क्या कहूंगा? इसी क्वेश्चन में कहा गया ओनली 5% ऑफ एनर्जी इज एमिटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट, तो हम क्या करेंगे?
बेटा 6000 वॉज द टोटल एनर्जी एमिटेड, लेकिन लाइट की फॉर्म में सिर्फ कितना हुआ है? 5% ऑफ 6000। तो तुम लेफ्ट साइड में 5/100 ऑफ 6000 कर देते। ये वो एनर्जी है जो लाइट की फॉर्म में एमिट हुई, बल्ब की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस कहां पे आएगा अगर उन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है रेदर देन जो अभी हमने किया है। समझ गए? दैट्स गुड। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। A radiation of wavelength 242 nm is just sufficient to ionize Na atom. Calculate ionization energy of sodium in kilojoule per mole. सुनो बेटा, आयोनाइज का मतलब तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूं। आयोनाइज का मतलब होता है एक एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, कई शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको हमने एनर्जी दी और वो इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर गया। बाहर कहां पे जंप कर गया? आउट ऑफ द एटम, एटम के पुल से बाहर निकल गया। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? एटम हैज बीन आयोनाइज। एटम को हम आयोनाइज कर चुके हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, जो कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इट इज देयर नो मोर, वो जा चुका है, बाहर निकाल चुके हैं हम उसे। उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया? उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बोलो बोलो। इट इज द एनर्जी सप्लाइड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ एटम। क्लियर है बेटा? तो हम कहेंगे यार कोई बात नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछिए, हमें दे रखा है इतनी एनर्जी ले, इस वेवलेंथ की एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। समझ में आ रहा है? इस वेवलेंथ की रेडिएशन को हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर जम कर गया। तो जो हमारी इस रेडिएशन की एनर्जी है वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। जो इस रेडिएशन की एनर्जी है दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आया नहीं आया? तो अगर मैं इसको सीधा एच सी वाई लैम्डा लिख दूं तो दिक्कत क्या है? बताओगा, इसको दिक्कत है? दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ है ना बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ। एच सी बाय लैम्डा क्या लोगे बेटा? बताना जरा। करेक्ट, इट हैज टू बी टेकन इन मीटर। ये एनर्जी किस में दे रहा है? जूल में, जूल पर आयोनाइज ए सोडियम एटम। एक एटम को आयोनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। समझ में आया? एक एटम के लिए ये जो एनर्जी निकल के आई है किस में आई है? जूल पर एटम। बंदे ने किस में पूछी है वैल्यू? किलो जूल पर मोल। मतलब वो कह रहा है हम एक एटम को आयोनाइज नहीं कर रहे, हम कितने एटम्स को आयोनाइज कर रहे हैं? एक मोल एटम्स को बाहर, उनमें से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर फेंक। वी आर नॉट थ्रोइंग इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ वन एटम, वी आर थ्रोइंग इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ वन मोल एटम। समझ गए? तो टोटल एनर्जी कितनी लगेगी? मैं कहूंगा एक काम करो, एच सी बाय लैम्डा करो। ठीक है, लैम्डा मैंने तुम्हें बता दिया क्या लेना है, मीटर में। ओके, ये जो जो मैंने ऊपर लिखा है ये वही चीज है, ठीक है ना? जितनी एनर्जी तुम्हारी लग रही है इन जूल, किलो जूल के लिए क्या करोगे? लेट अस कन्वर्ट जूल टू किलो। क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000। जूल को किलो जूल में कर रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे पास 100 जूल है तो वो किलो जूल में कितना आने वाला है? 0.1। दैट्स करेक्ट। समझ गए? तो हम क्या करेंगे? इंटू 10⁻⁻3। अब ये आंसर किसमें दे रहा है? किलो जूल पर एटम। यार अगर एक एटम के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है तो एक मोल एटम्स के लिए क्या करोगे? वेरी नाइस, इंटू एन। अब ये जो आंसर दे रहा है दिस इज इन किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट, यही करना था। समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चे को बताओ मुझे। डज एनीबॉडी हैव एनी डाउट व्हाट्सएवर?
सोडियम Na, IE ऑफ Na। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ये चीज हर एक को? वेरी गुड, श्योर, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ बेटा, अभी अब ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। ओके, फॉर द टाइमिंग ये टॉपिक खत्म हो गया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस करा था कि रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 इंटू एटॉमिक मास रेज़ टू पावर 1/3 मीटर। ये होता है, ये एक है एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। समझ गए? Now let us come to an important topic, that is photoelectric effect. Let us go on to photoelectric effect बच्चों। ये मेटल सरफेस है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करता क्या है मैं वो बता रहा हूं। तुमने मेटल सरफेस लिया, उसके ऊपर रेडिएशन दे मारी, तुमने क्या गिरा दिया उसके ऊपर? रेडिएशन। रेडिएशन किस पे गिरेगी? एटम पे, मेटल के एटम पे। इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जो अभी हमने क्वेश्चन करा था आयोनाइज वाला, समझ में आ गया जो मैंने बोला? रेडिएशन गिरी, रेडिएशन ने खुद की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने लिया और इट जंप्स आउट। अब जंप आउट कहां पे करेगा? अगर तुमने बहुत कम एनर्जी दी, बहुत कम एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन अगर से फर्स्ट ऑर्बिट में है, हो सकता है वो सेकंड ऑर्बिट तक भी ना पहुंच पाए। थोड़ी ज्यादा एनर्जी दी, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट चला गया। ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी दी होगी, फर्स्ट से हो सकता है थर्ड ऑर्बिट भी चला जाए। और एनर्जी दोगे, फर्स्ट से फोर पे चला जाए। ज्यादा एनर्जी दे दी, हो सकता है फर्स्ट से, मतलब जहां पे भी है ओरिजिनली, जहां पे भी है ओरिजिनली, उससे इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइज कर दिया। बेसिक आइडिया तो वही है ना, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे भेज दिया। इन्फिनिटी पे भेजने का मतलब है एटम से बाहर निकाल दिया। तो इन्फिनिटी पे भेजोगे, इन्फिनिटी पे भेजने का मतलब है हमने इलेक्ट्रॉन को एटम से इतनी दूर ले गए कि उसका अट्रैक्टिव फोर्स अब वर्क नहीं कर रहा। समझ गए? और अगर मैं इससे भी ज्यादा एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल जाएगा एंड इट विल हैव सम एनर्जी लेफ्ट। सपोजिंग बाहर निकलने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। अगर तुम 8 दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? वो अंदर से बाहर जाएगा लेकिन पूरा एटम से बाहर नहीं जा पाएगा। समझ गए? अब तुमने 10 ही दे दिया तो एटम से तो बाहर निकल गया, लेकिन बाहर जाके वो क्या कर गया? रुक गया, मूवमेंट नहीं कर पा रहा। सारी एनर्जी उसकी वहीं पे डिप्लीट हो गई बाहर निकलने। और सपोजिंग मैं कहता हूं कि मैंने 15 जूल दिया तो उसके पास 5 जूल बच गया। निकलने के बाद भी इट इज लेफ्ट विद 5 जूल एनर्जी विच विल गो इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया? तो ये 10 और 15 वाला केस है, ये हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। जो 8 जूल वाला है, क्या इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में चला गया, वो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस नहीं करते। हमने किसको डिस्कस किया है? या तो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे पहुंच गया या इंफिनिटी पे भी पहुंच गया और उसका काइनेटिक एनर्जी भी है। क्लियर? वेरी गुड। अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, इस डायग्राम की हमें जरूरत नहीं। समझाने का आइडिया ये था। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। दैट्स नाइस। करें तो व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ, या इलेक्ट्रॉन सॉरी, व्हेन radiation of suitable wavelength या frequency falls on metal surface, electrons are ejected from surface of metal। एक मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए ना बेटा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। दिस phenomenon is photoelectric phenomenon is photoelectric
इफेक्ट। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हो जाना। पहली चीज गाइस, electrons are ejected from metal surface as soon as radiation strikes the surface. Idea is फटाफट तुम्हारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे जैसे ही रेडिएशन उसके ऊपर गिरेगी, प्रोवाइडेड उस रेडिएशन की एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। समझ गए? दूसरी चीज बेटा, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, ऊपर लिखा है मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा है मैंने ये है, इसको ऐसे बनाते हैं दिस, इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन। इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली जो ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 जूल मैंने लिखा था ना, ये वो है कि मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को तुम दो, सो दैट द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। समझ गए? गुड। तो ये वर्क फंक्शन है। एनर्जी ऑफ फोटोन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? दैट इज माई क्वेश्चन। फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी चाहिए टू रिमूव इट? 2। तो विल द इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड? यस। 3 एनर्जी दी, 2 लगती है निकालने के लिए, तो ये बाहर भी निकल जाएगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच भी जाएगी, विच विल गो इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ग्रेट। अब सपोजिंग एनर्जी ऑफ फोटोन है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा? नहीं होगा। ये तो हो सकता है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे चला जाए, लेकिन इंफिनिटी नहीं जाएगा। तो क्या चीज डिसाइड कर रही है कि इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा या नहीं? एनर्जी ऑफ फोटोन। और एनर्जी ऑफ फोटोन के बजाय मैं ये भी कह सकता हूँ इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ विच डिसाइड्स इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करती है गाइस, हाँ है ना? एनर्जी डिसाइड्स कि इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा या नहीं। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ, व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज अ न्यू टर्म। इंटेंसिटी बेसिकली बताता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। इंटेंसिटी क्या बताता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर सेकेंड। सपोजिंग मैं कहता हूं यहां पे इंटेंसिटी, यहां पे कहां पे, यहां पे इंटेंसिटी इज 2 फोटॉन्स पर सेकेंड। 2 फोटॉन पर सेकेंड स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल सरफेस को, तो क्या इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो जाएगा? अब यहां पे एक काम की चीज है, यू डोंट हैव टू गिव द आंसर, दिस इज अ फैक्ट टू रिमेंबर। एक फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तुम ये नहीं कह सकते लाओ जी हमारे पास हमने 10 फोटोन लिया है, अब उनकी एनर्जी इतनी है, इट इज मोर देन वर्क फंक्शन, और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो तुम्हें एक फोटोन डालना पड़ेगा ऑफ सफिशियंट एनर्जी। ये मत करना कि 3-4 फोटॉन्स को की एनर्जी को क्लब करके तुम कहो कि मैंने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। समझ गए? ये चीज समझ में आ गई हर एक को कि अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है यू नीड 1 फोटॉन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी। क्लियर है? तो इंटेंसिटी का रोल क्या है फिर? इंटेंसिटी तो हमारा नहीं डिसाइड करा गया इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं, वो तो एनर्जी ऑफ फोटोन डिसाइड कर रहा है। इंटेंसिटी फिर क्या बता रहा है? इंटेंसिटी बताता है कि सपोजिंग 2 फोटोन पर सेकेंड स्ट्राइक कर रहे हैं और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। हमें ये वाला, मैं ऐसे समझाता हूं, हमें ये वाला क्राइटेरिया पकड़ा रखा है, ये वाला क्राइटेरिया पकड़ा रखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि सपोजिंग अब मैं 10 फोटोन पर सेकेंड डाल रहा हूं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे होंगे पर सेकेंड? 10 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे होंगे पर सेकेंड, बिकॉज ईच फोटोन इज केपेबल ऑफ रिमूविंग
वन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देता हूं, 2 फोटॉन्स पर सेकंड कर दूंगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इजेक्ट होंगे? 2। गुड। तो आइडियल इंटेंसिटी बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड, प्रोवाइडेड हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। अगर तुम इसमें इंटेंसिटी करते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, कितनी ही बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन। यहां पे इंटेंसिटी इज नॉट प्लेइंग एनी रोल। यहां पे तुम इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पे इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड बढ़ते जाएंगे। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते आओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया इंटेंसिटी का रोल? गुड। जरा मैं लिख दूं इसी चीज को। नंबर of electrons ejected per second is directly proportional to intensity of light. Intensity, yeah, we can even call it brightness of light. Okay. अब आते हैं फोर्थ पे। बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन जैसे 10 जूल थी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। वर्क फंक्शन कितना था? या 15 जूल सॉरी था हमारा एनर्जी सप्लाइड, और वर्क फंक्शन था हमारा 10 जूल। तो बाकी 5 किस में गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना? तो मैं ये फॉर्मूला लिख दूं, इसमें कोई गलत बात है? बताओ गाइस, क्लियर है? गुड। एक चीज याद रखना, दिस गिव्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इससे कम भी हो सकती है, या मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। दिस विल गिव अस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कई बार क्वेश्चन में पूछ देते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैक्सिमम का क्या मतलब है। कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल यही है कि जो एनर्जी बच गई उसके पास, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, या थोड़ी जा रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। मतलब ये जो वैल्यू है, दिस इज गिविंग अस अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इससे कम भी हो सकती है। समझ गए? क्लियर है? गुड। तो क्वेश्चन का लास्ट लाइन है, लास्ट वर्ड मैक्स है। ऊपर लाइट, इसको बोलते हैं डब्ल्यू नॉट या वर्क फंक्शन। मैंने बता ही दिया था, इट इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ऑफ मेटल, मेटल पे डिपेंड करती है ये वैल्यू, मेटल टू मेटल डिपेंड करेगी। अब बेटा देखो, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट डाउन एज एच सी बाय लैम्डा, और आई कैन राइट इट डाउन एज एच न्यू। क्लियर है बेटा? अब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने के लिए दिस एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, राइट? गुड। अब वर्क फंक्शन की जो एनर्जी है, कई बार हम ये कहते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो एनर्जी बढ़ती है, राइट? तो मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है, तो तुम्हें मिनिमम एक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी का फोटोन तुम डालोगे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसकी जो वेवलेंथ होती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर से बताता हूं व्हाट आई मीन। हम कहेंगे मिनिमम एनर्जी दैट अ इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जो मिनिमम एनर्जी तुम्हें सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, वो किस फ्रीक्वेंसी की है? उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं एक तरीके कह सकता हूं, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये न्यू नॉट क्या है? दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which electron is ejected। समझ गए बेटा? क्लियर है यहां तक? मतलब मिनिमम तुम्हें इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालना पड़ेगा टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अगर तुम इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का डालोगे, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी।
इससे कम फ्रीक्वेंसी का डालोगे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट ही नहीं होगा। समझिए, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। बोलो हाँ या ना। समझिए गाइस। और सिमिलरली ये क्या है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ at which electron is ejected. Wavelength of incident radiation, wavelength of radiation जो गिर रही है उसकी मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ ये हो सकती है। समझ गए? नहीं तो वेवलेंथ इससे कम ही होनी चाहिए इफ यू वांट कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी हो। मतलब क्योंकि हमें बताया इससे ज्यादा वेवलेंथ रखोगे, अगर इस लैम्डा नॉट से ज्यादा वेवलेंथ रखोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन कम हो जाएगी, लेस देन वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। मतलब फॉर इजेक्शन मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं, फॉर इजेक्शन न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट और लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा। और ये जो इक्वल टू का साइन है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो गया लेकिन इजेक्ट होने के बाद काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। समझ गए? बाय द वे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? गुड। तो एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये समझ में आया नहीं आया? एम ई क्यों लिखा है? बिकॉज वी आर टेकिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट टू इन के जी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में लिया जाता है? के जी में। ये फॉर्मूला समझ में आया? इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम ई वी स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया बेटा? क्लियर है यहां तक? दैट्स क्या है? एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाफ एम वी स्क्वायर देता है ना काइनेटिक एनर्जी बेटा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? गुड। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते आना। ये पार्ट एक्चुअली सही पूछा जाए तो इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स रेदर देन केमिस्ट्री। मैं करवा रहा हूं लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आए बियर विद इट, क्योंकि दिस विल बी अगेन डिस्कस्ड इन 12th इन फिजिक्स। ठीक है? मोर क्लैरिटी यू विल गेट व्हेन यू डिस्कस इन फिजिक्स। अभी बस उतना याद रखो जितना केमिस्ट्री के लिए जरूरी है। मतलब आई कुड हैव स्किप्ड दिस पार्ट आल्सो, लेकिन स्किप करने के बजाय मैं तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन देके छोड़ रहा हूँ। ओके? ये सिंपल सी चीज ये है, अगर तुमने यहाँ पे रेडिएशन गिराई, ओके, तो ऑफ सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा उसके, इससे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा या नहीं होगा? काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, इस इलेक्ट्रोड पे पहुंच गया, करंट फ्लो कर गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो करंट फ्लो कब करेगा? जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। तो और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट किस पे डिपेंड करेगा? पहले मैं एक काम करता हूं, पहले लिखता हूं करंट कब होगा। करंट होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट होगा या नहीं होगा किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी ऑफ फोटोन पे, राइट? इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, राइट? क्लियर है? और कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इजेक्ट हो रहे हैं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बोलो हाँ। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। अच्छा बेटा मैं एक चीज बता दूं, इसको एक और चीज भी बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। फाइ को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? बाइंडिंग एनर्जी का सिंपल मतलब क्या है? द एनर्जी विद विच एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू एटम। मतलब इतनी एनर्जी दे दोगे
तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। मतलब वर्क फंक्शन को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। अब एक नई टर्म पे आते हैं, वी नॉट। वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज द पोटेंशियल, हाँ बेटा, इट इज द पोटेंशियल, 1 सेकेंड कर लो नोट, और ऊपर करना है। अच्छा ठीक है, कर लो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन बच्चों। मतलब आज भी साल बजे तक पढ़ा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हाँ, कर लो। ओके, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ। इट इज द पोटेंशियल टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द अदर इलेक्ट्रोड। वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे पहुंच रहा था ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से हट के जंप करके बाहर दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच रहा था। हमने कहा हम कितना पोटेंशियल लगाएं टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द अदर इलेक्ट्रोड, या प्रिवेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रिवेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हो, तो हमें कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा? समझ गए गाइस? तो इलेक्ट्रॉन जैसे अपने आप ही दिख जाती है, उसको रोकना पड़ता रेडिएशन ना, हाँ उसको रोक रहे हम। वी आर प्रिवेंटिंग द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। ये हमने रेडिएशन जो डाली, इससे हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ना जाए। ओके, समझ गए यहां तक? दैट्स गुड। तो उसके लिए जो होता है वर्क डन, उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितनी काइनेटिक एनर्जी थी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। बताओ, जो हमने पोटेंशियल लगाया उसमें उतनी ही एनर्जी हमने लगानी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू, इट शुड बी कंज्यूम। हमें काइनेटिक एनर्जी उसकी कंज्यूम करवानी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड तक ना पहुंच पाए। समझ गए? तो वर्क डन बाय सेल कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल, लिख सकते हैं या नहीं? चार्ज इनटू पोटेंशियल, जैसे वर्क डन जो हम करते थे सेल में, वो क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, हाँ है ना? यहाँ भी जो पोटेंशियल है ये एक्चुअली क्या यूज कर रहे हैं हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक? गॉट इट गाइस? गुड। अब चार्ज को सुनते हैं ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज कितना होता है गाइस? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? कितना कूलम होता है, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? इसको मैंने 1 E लिख दिया, मतलब रेदर देन राइटिंग इट डाउन लाइक दिस, मैं इसको सीधा क्या लिख रहा हूं? 1 E। तो E, E वॉज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैंने क्या सिंबल दिया था? V नॉट। तो दिस इज द वर्क डन बाय सेल इन मेकिंग द इलेक्ट्रॉन नॉट रिलीज द अदर इलेक्ट्रोड। हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही ना निकल पाए इलेक्ट्रोड से। समझ गए? तो दिस इज द वर्क डन एंड इट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये अगर फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो अभी जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस, जैसा मैंने बताया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मैं फिर से लिख देता हूं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कई बार वो तुम्हें डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, वो तुम्हें चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पकड़ा दे। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल बता रखा है तो एक तरीके से तुम्हें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बता रखी है। क्लियर है? समझ गए? अगर तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल बता रखा है तो यू आर इन अ वे गिवन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अब यहां पे ई वी नॉट थोड़ी दिक्कत दे सकता है तुम्हें, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है इसको अप्लाई कैसे करना है, राइट? तो गिव मी अ मिनट। पहले तो देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन मैंने क्या बताया था? Hc/λ। ये आंसर किसमें देता है? जूल में। और मैंने बताया था इट कैन बी रिटन एज 1242/λ इन नैनोमीटर। ये आंसर किसमें देता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो मैं तुम्हें बता दूं, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बताया था ना, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसका वैल्यू कितनी होती थी बेटा? इतनी होती थी। बताओ हाँ या ना, बोलो। इतनी होती थी, नहीं होती थी? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्चुअली द एनर्जी acquired by electron when it is accelerated through potential difference of 1 volt. ओके, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर दो तो एनर्जी एक्वायर्ड इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी रिटन एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इतना, राइट? इतना कूलम इंटू 1 वोल्ट। यहां से वैल्यू आती है क्या? कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इतना जूल। दैट इज हाउ वी गेट द रिलेशन। एक इलेक्ट्रॉन को हमने इतने वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को, जिसका चार्ज जी है, उसको 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो आइडिया बीइंग, अगर ये जो हमारा ई वी नॉट था ना बच्चों, यहां पे हमने लिखा था ना ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारा एनर्जी दे रहा है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बता रहा है इलेक्ट्रॉन की इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे मैं बताता हूं, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में 2 वोल्ट दे रखा है, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? बताओ। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? हम कहेंगे ई वी नॉट इज काइनेटिक एनर्जी, राइट गाइस? ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। अगर तुम जूल में निकाल रहे हो तो तुम इसे मल्टीप्लाई कर दो। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, और पोटेंशियल कितना था? 2 वोल्ट, राइट? ये आंसर किस में देगा? जूल में। गॉट इट? और अगर हमें यही काइनेटिक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, इसको हम क्या लिख देते हैं? ई। तो ये बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया नहीं आया? ई बेसिकली ई इंटू 2 वी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जूल बेटा। समझ में आया नहीं आया? अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेता हूं, अब क्वेश्चन ही करेंगे हम इस टॉपिक के। यू विल फील मच बेटर। होल्ड ऑन अ सेक। क्वेश्चन, हमें वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब ये दे रखी है, इस वेवलेंथ का फोटोन हमने डाला, हमें कहा गया है द पोटेंशियल टू प्रिवेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन is 2 volt. Find work function. Find work function of metal surface in joule and electron volt. ओके बेटा, ठीक है यहां तक? पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा फॉर्मूला क्या लगाओगे? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट? काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं ई वी नॉट भी लिख सकता हूं। हमें वी नॉट कितना दे रखा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। और अगर हमें आंसर, जो काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर चाहिए, अगर हमें वो चाहिए किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो कितना आ जाएगा? ई इंटू 2 वी विच इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। समझ गए?
हम कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर कैसे निकालोगे एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हम कहेंगे इट इज 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। हाँ है ना बेटा? अगर 3000 एंगस्ट्रॉम है तो नैनोमीटर में कितना होगा वो? याद करो, 1 nm वॉज 10⁻⁹मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम। तो इतना एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में कितना आएगा? 10 एंगस्ट्रॉम इज 1 नैनोमीटर। तो 3000 एंगस्ट्रॉम इज हाउ मेनी नैनोमीटर? 300 नैनोमीटर। दैट्स करेक्ट, इट इज 300 नैनोमीटर। अब ये बताओ, ये एनर्जी ऑफ फोटोन किस में दे रहा है हमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है बेटा? माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो भी हमें किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई होता है, तो हमारा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से फाइव कितना आएगा गाइस, कोई बताएगा मुझे सॉल्व करके? बोलो हाँ है ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई? और यही आंसर अगर जूल में पूछा गया है तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मेनी जूल्स? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मेनी जूल्स? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है, इतना जूल। तो दिस वुड बी योर काइनेटिक एनर्जी, दिस वुड बी योर वर्क फंक्शन इन जूल। लेकिन हम कहेंगे एक और तरीका भी करा जा सकता था, एक और तरीका भी किया जा सकता था। क्या? एच सी बाय लैम्डा। और लैम्डा हम किस में ले रहे बेटा? मीटर में। ये एनर्जी ऑफ फोटोन किस में दे रहा है? जूल में। माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन, हमें अब किस में लेना पड़ेगा? जूल्स में। हम कहेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 और पोटेंशियल कितना था? इतना कूलम वाज अ चार्ज इनटू 2 वोल्ट। और ये कूलम वोल्ट क्या देगा बेटा हमें? जूल बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो लेट मी सिंपली राइट डाउन एज दिस इनटू 2। ये भी हमारा आंसर किसमें दे रहा है? जूल। यहां से जो वर्क फंक्शन आएगा वो भी किसमें आएगा बच्चों? जूल में। क्लियर और नॉट? जस्ट लेट मी नो। दैट्स गुड, ग्रेट। अब कुछ कर्व्स कर रहे हैं हम, जो कि शायद तुम्हें अभी ज्यादा समझ में ना आए, बट जस्ट रिमेंबर देम एज फैक्ट, क्योंकि तुम्हारा भी मैथ में आई डोंट थिंक स्ट्रेट लाइन हुआ है। नहीं हुआ है, कोई बात। हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होता था? H nu - 5। हाँ है ना? तो अगर तुम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का कर्व देखोगे, क्या बनेगा बेटा? जरा बताना मुझे। हम कहेंगे ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये स्लोप होगी, ये वाई इंटरसेप्ट होगी। ओके, अभी समझाता हूं मैं क्या मतलब है इसका। तुम कर्व देखोगे ऐसे जाएगा, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है? ये कौन सा पॉइंट है? ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जीरो। ये वो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसपे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। वो कौन सी वैल्यू होती थी फ्रीक्वेंसी की? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हमारा न्यू नॉट पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट क्या है? न्यू नॉट। क्लियर है? एक और चीज, और तुम इसे एक्सटेंड करते हो इधर, तो ये है हमारा, ये मैग्नीट्यूड हमारा क्या है? मैं आई एम नॉट गोइंग बाय साइन। मतलब अगर ये जीरो है तो ये -20 होगा। तो मैं 20 बात कर रहा हूं, मैं -20 नहीं लिख रहा। ये जो हमारा इंटरसेप्ट है ये होता है 5। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये -20 पे हिट कर रहा है तो 5 विल बी 20 बच। समझ गए गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गॉट इट और नॉट? हर एक को क्लियर हो गया है? ग्रेट।
अब हम काइनेटिक एनर्जी की बजाय अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल देखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? इट इज एच न्यू माइनस फाइव, राइट? यही होता था। क्लियर है गाइस? अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व देख रहे हैं। Okay? अच्छा गाइस, एक चीज और, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये हमारा न्यू नॉट हो गया, ये हमारा पॉइंट फाइव बता रहा है। स्लोप होती है एच, स्लोप होती है एच, स्लोप ऑफ लाइन इज एच। ओके, अब इसको देखते हैं। अब हम कर्व किसका देख रहे हैं? नाउ वी आर लुकिंग एट द कर्व ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही तब पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा विद सम काइनेटिक एनर्जी। आइडिया इज न्यू नॉट से पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तब हमें जरूरत पड़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये न्यू नॉट है। अब यहाँ पे ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है फाई बाय ई को। ऑब्वियस सी बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। अगर ये -20 है तो हमारा फाई कितना होगा बेटा? या -2 है, सपोजिंग ये वैल्यू -2 है, तो हमारा फाई कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ये जो -2 है ये वोल्ट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वहां पे हमारा काइनेटिक एनर्जी था जो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हैं, जूल में भी ले सकते हैं। जो यहाँ पे है दिस इज -2 वोल्ट, तो -2 के अब हम क्या लिख सकते हैं? 2 वोल्ट इज फाइव बाय ई। तो फाइव कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फाइव क्या आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चे को? ग्रेट। अब आते हैं एक और कर। यहाँ पे स्लोप क्या होगी लाइन की? स्लोप ऑफ लाइन विल बी एच बाई। वहां पे ऐसा, यहाँ पे स्लोप इज एच बाई। क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती भी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हम कहेंगे इंटेंसिटी तो ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, प्रोवाइडेड वो इजेक्ट हो सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी तो उस पर डिपेंड करती ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ फोटोन। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कुछ भी रखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। समझ में आया नहीं आया? अब आते हैं करंट पे बच्चों। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसकी, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा? तो उसका कर्व देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड का, ध्यान से देखना है इसे। यहां पे हमने लिखा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए या कितना करंट प्रोड्यूस हुआ। समझ में आया मैंने क्या कहा? कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए या कितना करंट प्रोड्यूस हुआ। ओके, पहली चीज, करंट प्रोड्यूस होगा ही तब जब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट है। न्यू नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ तो कोई करंट भी नहीं होगा। तो यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी लिया है। अगर तुम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी लेते हो तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा एंड इट विल बी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल रीच द अदर इलेक्ट्रोड रिजल्टिंग इन करंट। ठीक है, न्यू नॉट से पहले कोई करंट नहीं। उसके बाद कर्व जाता है ऐसे बेटा, ऐसे। ये क्यों गया ऐसे? ये क्या बता रहा है बेटा? जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जरूरी नहीं है, ये मैं अब समझाता हूं ये कर्व कैसे बना। तुमने 10 फोटॉन्स पर सेकंड डाले, ओके बेटा? इसका मतलब, और मैं मान के चल रहा हूं कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इजेक्ट हो गए। हाँ या ना?
10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। अब जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड पे पहुंचे, हो सकता है ड्यू टू सम काइंड ऑफ कोलिजन वगैरह दे माइट नॉट रीच। हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए थे, उसमें से सिर्फ 8 ही पहुंच पाए। लेकिन जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, डू यू रियलाइज इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। हाँ है ना। मतलब हो सकता है कि तुमने पहले पोटेंशियल, सॉरी पहले फ्रीक्वेंसी कम रखी, न्यू नॉट से वो ज्यादा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखी, तो सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंचे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती गई, एंड द चांसेस कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाए, वो चांसेस बढ़ने शुरू हो गए। मैक्सिमम क्या हो सकता है करंट, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रोड से निकले वो दूसरी जगह पहुंच गए। दैट विल गिव अस मैक्सिमम करंट। वो करंट है ये बच्चों। समझ में आया नहीं आया। ये इसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इसे हम क्या बोलते हैं, अरे यार, इसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट। गॉट इट। I mean, this is the maximum current possible at a particular intensity. अगर तुम 10 फोटॉन पर सेकंड डाल रहे हो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड कितने हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। एंड दैट इज व्हाट दे विल बी डूइंग जब वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे। तो ये सैचुरेशन करंट है। और सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इंटेंसिटी पे। अगर मैं इंटेंसिटी, ये मान के चलो इंटेंसिटी इधर I1 था, और मैंने एक और इंटेंसिटी ली I2, I2 ग्रेटर देन I1, तो इस केस में सैचुरेशन करंट विल बी मोर। पता चला तुमने 10 फोटॉन्स पर सेकंड के बजाय 15 फोटॉन्स पर सेकंड डाले, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड रिजेक्ट हुए, एंड दे आर रीचिंग द अदर इलेक्ट्रोड। ये सारे कर्व समझ में आए नहीं आए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट, दैट्स गुड, फाइन गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। बंदे ने कह रखा है वेलोसिटी निकालो इलेक्ट्रॉन की इजेक्टेड फ्रॉम प्लेटिनम सरफेस, रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, 200 nm, वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम कितना दे रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बता रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। भाई पहली चीज याद रखना, अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर यूज करोगे। और बेटा हाफ एम वी स्क्वायर जो आंसर देता है वो हमेशा किस में देता है, जूल में। तो या तो तुम सारा ही जूल में चलो। कैसे, Hc/λ, लैम्डा जूल मतलब मीटर में क्या लोगे, करेक्ट। ये आंसर किस में दे रहा है हमारा, ये दे क्या रहा है पहले ये बताओ, ये दे क्या रहा है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन दे रहा है। Hc/λ इज गिविंग एनर्जी ऑफ फोटोन। फॉर्मूला जो हमने लगाया इट इज गिविंग एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल। ठीक है बेटा, माइनस वर्क फंक्शन। यार वर्क फंक्शन उन्होंने किस में दे दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो लेट अस कन्वर्ट इट टू जूल बेटा। क्लियर है यहां तक, ये समझ गए। ये वर्क फंक्शन भी हमने किस में ले लिया, जूल में। विल बी इक्वल टू हाफ एम। बेटा जरा बताना मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या लेंगे, -28 मत लेना, -31 लेना बच्चों। क्लियर है गाइस, वी नीड द मास इन केजी। गॉट इट, इनटू वी स्क्वायर। वी निकाल लोगे नहीं निकालोगे, यहां से निकल जाएगा तुम लोगों से आंसर। लेकिन एक काम और कर सकते थे हम, क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही फॉर्मूला लगाओ, 1242/300। ये क्या देगा बच्चों, ये क्या दे रहा है, दिस इज गिविंग एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1242/λ इन नैनोमीटर लेते थे, याद होगा। ये एनर्जी ऑफ फोटोन दे रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस वर्क फंक्शन, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब इसने जो पूरा दिया है ये क्या, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या दे रहा है, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। इट इज गिविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है किसमें निकल के आई है, और हाफ एम वी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी किसमें देता है,
तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दूं अब मैं, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर। दोनों से सेम आंसर आएगा। समझ आया नहीं आया? यहां पे हमने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर उसे कन्वर्ट किया जूल में, इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर कर दिया। हाँ या ना, ये बताओ मुझे। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। ये लो, इसने कहा है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बता रखा है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बता रखा है, तो एक तरीके एनर्जी ऑफ फोटोन पता है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पता है, तो क्या तुम वर्क फंक्शन निकाल सकते हो? यू आर गिवन एनर्जी ऑफ फोटोन, एक तरीके से वेवलेंथ दे रखा है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हो एच सी बाय लैम्डा या 1242 बाय लैम्डा, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें आंसर किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में। तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। अब उसने पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये तो तुम आसानी से कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा बेटा? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी हमें कितना दे रखा है? 6.4 इंटू 10⁵ का स्क्वायर करना है हमें। ये आंसर किसमें देगा बेटा? जूल में। गॉट इट? और वर्क फंक्शन पूछा गया है यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेके चलता हूँ। ओके, तो मैं 1242 बाय 400 कर दिया। ये फोटोन की एनर्जी दे रहा है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस वर्क फंक्शन जो कि पूछा गया है, इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जो भी काइनेटिक एनर्जी तुमने ऊपर निकाली है, ये किस में थी बेटा? जूल में। लेट अस कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे कन्वर्ट करोगे? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? यहां से जो वर्क फंक्शन आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। लेकिन तुम एक और काम कर सकते थे जो मैंने बताया था तुम्हें, एच सी बाय लैम्डा लो, माइनस वर्क फंक्शन लो, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर दो। लेकिन यहां से आंसर किस में आएगा बेटा? जूल में। और फिर तुम उस जूल को किस में कन्वर्ट कर दो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमें आंसर जो पूछा गया है वर्क फंक्शन का वो किसमें पूछा गया है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से आंसर अगर निकालते तो वो जूल में आएगा। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय डिवाइडिंग बाय दिस। प्लीज टेल मी हाँ या ना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव मी अ सेकंड गाइस। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, बताओ मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी के लिए कितने फोटॉन्स हमें चाहिए? ई इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा कर दो, एन निकालना है। वो बल्ब वाला क्वेश्चन याद है? यहाँ पे बल्ब के जाए हमें टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है? 10⁻⁷ दैट इज कमिंग फ्रॉम एन फोटॉन्स ईच ऑफ वेवलेंथ 500 nm, सॉरी 550 nm। निकाल लोगे यहाँ से एन, एन विल गिव द आंसर। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? पक्का समझ गए ना? और यहाँ पे जो लैम्डा होगा वो किसमें होगा बच्चों? मीटर में। क्लियर है यहाँ तक? दैट्स गुड। और तो कुछ करना ही नहीं हमें इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखो गाइस, पढ़ो। A photon of this wavelength is absorbed by gas। पहले फोटोन एब्जॉर्ब करा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाएगा। हाँ है ना? पूरा बाहर नहीं गया होगा, थोड़ा बाहर गया होगा, अज्यूमिंग। ठीक है ना बेटा? अब वो एमिट कर रहा है फोटोन। बेटा इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो वो अंदर से बाहर जाता है। जैसे वन से कहाँ चला गया, एग्जाम्पल थ्री पे। अब वो थ्री से वापस कहाँ जाना जाएगा? वन पे आना चाहेगा वापस। अब वन पे जाएगा या तो थ्री से वन डायरेक्टली आ जाए, इन दैट केस वो एक रेडिएशन क्या करेगा?
एमिट करेगा। 1 से 3 में उसने एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो 1 से 3 चला गया। अगर हम वापस उसे 3 से 1 भेजते हैं तो उसने रेडिएशन एक एमिट करी ऑफ सेम वेवलेंथ। लेकिन वापस जरूरी थोड़ी ना डायरेक्टली 3 to 1 आए, हो सकता है 3 से 2 आए, 2 से 1 आए। 3 से 2 में उसने एक रेडिएशन एमिट करी, 2 से 1 में उसने एक और रेडिएशन एमिट करी। लेकिन एक चीज रियलाइज करो, जितनी एनर्जी उसने 1 से 3 जाने में लगाई उतनी ही मतलब ली, उतनी ही एनर्जी वो एमिट करेगा जब वो वापस 3 से 1 जाएगा। ये बात अलग है, जो उसने एब्जॉर्ब करी वो एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करी और जो एमिट करी वो 2 रेडिएशन एमिट करी। लेकिन उन दोनों रेडिएशंस की एनर्जी का सम शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब। समझ में आया नहीं आया? द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द टू फोटॉन्स एमिटेड शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। ये समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब वो कह रहा है एक जो फोटोन एमिट हुआ उसकी वेवलेंथ ये थी, तो दूसरे वाले की वेवलेंथ क्या होगी? हम एनर्जीज इक्वेट करेंगे। पहले वाले की एनर्जी कितनी थी? इतनी। अब ये मत कहना सर हमने इसको 10⁻⁻⁹ क्यों नहीं किया, एक्चुअली हमें करना चाहिए। ओके, हमें एक्चुअली 10⁻⁹ करना चाहिए, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूं अभी बताता हूं। ये था एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। अब इतनी ही एनर्जी उसने एमिट करी इन द फॉर्म ऑफ 2 फोटॉन। एक फोटोन की एनर्जी क्या थी और दूसरे फोटोन का एनर्जी के बजाय अगर मैं कहता वेवलेंथ पूछा गया है, पूछी तो एनर्जी गई है, मैं पूछ रहा हूं सपोजिंग उसने यहाँ पे एनर्जी के बजाय क्या पूछा होता, वेवलेंथ ऑफ अदर फोटोन एमिटेड, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, लैम्डा। क्लियर है बेटा? समझ गए? एक चीज याद रखो, तुमको वैसे 10⁻⁹ क्यों नहीं लिया यार, ये भी एनएम में ले लो, ये भी एनएम में ले लो, तो ये भी किस में आ जाएगा, एनएम में, नैनोमीटर में। मतलब तुम यहाँ पे 10⁻⁹ करो, यहाँ पे 10⁻⁹ करो, तो यहाँ पे भी आंसर फिर मीटर में आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁹। तो आइडिया है जब सब में ही वेवलेंथ हमें अपनी तरफ से डालनी है, मतलब 10⁻⁹ लिख रहे हैं, इससे बढ़िया 10⁻⁹ को इग्नोर ही कर दो। ये अगर नैनोमीटर में है, ये नैनोमीटर में, तो ऑब्वियस सी बात है ये लैम्डा भी फिर हमारा नैनोमीटर में ही आएगा। समझ में आया नहीं आया? मतलब अगर मैं 300 × 10⁻⁹, 400 × 10⁻⁹ नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा आंसर जो आ रहा है वो एनएम में ही आ रहा है। कन्वीनियंट। बाई चांस इसने यही पूछा होता जो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है, एनर्जी पूछा होता, तो हमें एक तरीके से क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है, इट विल सिंपली बी दिस माइनस दिस। और यहां पे अब एनर्जी तुम्हें किस में चाहिए, जूल में। तो बेटा ये भी 10⁻⁹ लोगे, ये भी 10⁻⁹ लोगे, इन दोनों के साथ, एंड दैट विल गिव अस द एनर्जी ऑफ द अदर फोटोन एमिटेड आउट। समझ में आया नहीं आया? अगर एनर्जी पूछा गया है तो ये चीज पूछी गई है, बेसिकली दिस माइनस दिस पूछा गया है, एंड वेयर द वेवलेंथ हैज टू बी टेकन इन नैनोमीटर, सॉरी मीटर। यहां पे जो हम लैम्डा ले रहे हैं वो हम किस में लेंगे, नैनोमीटर के बजाय विल बी टेकिंग इट इन मीटर, सो दैट वी गेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल्स। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी जो मैंने बताया है? वेवलेंथ पूछा गया है तो ऐसे लिख दो, यहां से लैम्डा नैनोमीटर में ही आएगा, और अगर एनर्जी पूछी गई है तो दीज शुड बी टेकन इन मीटर रेदर देन नैनोमीटर। आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर टू एवरीबॉडी। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। हाँ श्योर, क्या हुआ? राइट बेटा। हाँ बताओ, इस क्वेश्चन को करो। हमें कहा गया है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप करना है फ्रॉम कॉपर प्लेट, वी डोंट वांट द इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड फ्रॉम कॉपर प्लेट। उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये क्या है, ये 0.24 क्या है? वी आर प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द कॉपर प्लेट। डू यू रियलाइज और नॉट, ये तुम्हारा ईवी नॉट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये एक्चुअली तुम्हारा क्या है, ईवी नॉट, and actually this is the kinetic energy of the ejected electron.
जो कि हमने जीरो कर दी बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल। कोई पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, कितना होता बेटा? अगर एनर्जी रिक्वायर्ड to stop the electron from ejection is 0.24 electron volt, then what is the potential that has to be applied to stop the ejection of electron? 0.24 volt. इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज ई वी नॉट, राइट? ई कट गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.24 वोल्ट। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो तुम्हें 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, दिस इज ई वी नॉट। ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, कि तुम दोनों तरफ तुम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये एक तरीके हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन काट रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.24 वोल्ट। ऑल्दो ये हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने समझा दिया। एक तरीके से एक काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दे रखा है, वर्क फंक्शन पूछा है, व्हेन वेवलेंथ 300 nm स्ट्राइक्स द कॉपर प्लेट। समझ गए? क्या करेंगे बच्चों? हम कहेंगे हमें वर्क फंक्शन पूछा गया है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालते हैं। ठीक है, हम कहेंगे 1242 बाय क्या लूं मैं? 300। ये क्या दे रहा है बेटा, बताना जरा मुझे। एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यहां से जो वर्क फंक्शन आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो चीज थी, दिस वाज इंपॉर्टेंट, दैट दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? गुड, ग्रेट रादर। बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे? आपने वो क्या बताया था 1242 का क्या था? ये एनर्जी ऑफ फोटॉन था। 1242 बाय लैम्डा वाज द एनर्जी ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस। समझ में आया नहीं आया? गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द सरफेस ऑफ ए सिल्वर मेटल इज दिस। ये क्या दे रखा है बेटा, पढ़ के बताना। ये क्या दे रखा है? हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करना चाह रहे हैं। वेवलेंथ तो नहीं दे रखी, तो जूल दे रखा है। ये तुम्हारा वर्क फंक्शन है। इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर फेंक दिया। उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो क्या होती है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा एंड इट विल स्टॉप देयर। इजेक्ट तो हो गया, लेकिन इजेक्ट होने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो ये जो हमें वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है? वर्क फंक्शन। ठीक है ना बेटा? पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशन ऑफ इतना मीटर। वो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी पूछा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब वही काइनेटिक एनर्जी। ओके, मैंने लिखवा था ना उधर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल देते हैं, इट इज काइनेटिक एनर्जी ओनली जो हमें पूछी गई है। हम कहेंगे एच सी बाय लैम्डा। ये क्या देगा? कौन सा लैम्डा ले रहे हैं हम यहाँ पे, बताना। 316 × 10⁻⁻10। ये लैम्डा किस में है? मीटर में। -5। 5 हमें कितना दे रखा है बेटा? 7.52 × 10⁻90। दैट इज द रीजन मैंने जो एनर्जी ली वो एच सी वाई लैम्डा फॉर्मूला लिया, क्योंकि हमें जो वर्क फंक्शन दे रखा है वो भी जूल में दे रखा है। तो इट स्टैंड्स कि हमारा जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो भी हम जूल में निकाल, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना, प्लीज लेट मी नो। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। आगे चलें। गुड, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था। बताना बच्चों जरा। और ये दो क्वेश्चन आ गए, दो क्वेश्चन आ गए। चलो पहले 7 को करो। हमें कहा गया इतना चार्ज है एक ऑयल ड्रॉप में, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉप में होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉप में होंगे? हम कहेंगे भाई
हाँ बेटा, दिस इज द नेट चार्ज ऑन ए ऑयल ड्रॉप। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? हम क्या कहेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इतने चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कैन आई से इट विल बी द, कैन आई से इट इज, हाँ डिवाइड कर देंगे, या फिर हम कहेंगे लेट देयर बी एन इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इतना। दिस एन विल गिव अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? सेकंड, ये रेशो है बेटा, ठीक है। हाँ बताओ बच्चों, नेक्स्ट पढ़ो। ई बाय एम फॉर अ कैथोड रे का कौन सा आंसर करेक्ट? लेट मी नो। ई बाय एम, चार्ज टू मास रेशो, जिसे स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। Cathode rays are nothing but electrons, and you have to remember E by M ratio for a cathode ray is independent of the gas taken in discharge tube. It is fixed क्योंकि हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन ही है कैथोड, so it is constant. It does not depend on the gas taken in discharge tube. It does not depend on electrode. It doesn't have the smallest value. Actually, it has the highest value. कैथोड रे की E by M ratio हाईएस्ट है। एनोड रेज में हाईएस्ट किसकी होती है? हाइड्रोजन से जो तुम्हारा प्रोटॉन बनता है बेसिकली। हाइड्रोजन गैस अगर तुम लेते हो डिस्चार्ज ट्यूब में, देन द एनोड रेज फॉर्म फ्रॉम दैट हैव द हाईएस्ट ई बाय एम रेशियो अमंग एनोड रेज। क्लियर है बेटा? समझ गए यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। पढ़ो। हमें इतना वॉट का लाइट सोर्स दे रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट डालता है और वेवलेंथ 600 एनएम, 600 एनएम की लाइट एमिट कर रहा है। 20 वॉट का लाइट सोर्स है। कितने फोटॉन इजेक्ट हो रहे होंगे पर सेकंड? क्या करोगे बेटा, पर सेकंड कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो? 20 वॉट का मतलब 20 जूल पर सेकंड, मतलब एक तरीके एक सेकंड में उसने कितनी एनर्जी रिलीज करी? 20, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालोगे? डज दैट सीम करेक्ट? बताओ हाँ है ना? लेकिन उसने कहा हमें आंसर नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, वो भी इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट का कितना टाइम्स इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड, मतलब एवोगैड्रोस नंबर का इंटू 1 इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, इंटू 2 इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। मतलब मोल की टर्म में एक तरीके वो पूछ रहा है कि कितने मोल फोटॉन्स इजेक्ट हुए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर वो एवोगैड्रोस नंबर के टर्म में पूछ रहा है, इसका मतलब वो एक तरीके ये पूछना चाह रहा है कितने मोल फोटॉन्स इजेक्ट हुए। तो हम क्या करेंगे, जो भी एन आया उसको मैं कर सकता हूं एन ए इंटू एक्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? या फिर तुम ऐसे सोचो, मोल फोटॉन्स कैसे निकालोगे? दिस विल गिव अस मोल फोटॉन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन। समझ आया नहीं आया? दिस विल गिव अस मोल फोटॉन। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? किसी को भी डाउट नहीं है? दैट्स गुड। ये हमें क्या दे रहा है? दिस इज गिविंग अस मोल फोटॉन्स। और ये जो वैल्यू है, ये नहीं है बच्चों, ये नहीं आ रहा तुम्हारा। यहाँ पे जो x है वो एक्चुअली ये है, x जो है वो ये है, ये या ये या ये या 1। जो x निकाल रहा है वो तुम्हारा, मतलब एन को भूल जाओ आप। समझ गए? एन तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन मतलब मोल की टर्म्स में कितनी वैल्यू आ रही है, मोल का कितना टाइम्स। ध्यान से देखो, मोल का कितना टाइम्स, मोल का कितना टाइम्स, मोल का कितना टाइम्स। यहाँ पे जो एक्स है वो सर्कल वाली चीज बता रहा है, ना कि द एंटायर। समझ में आया नहीं आया? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ गए? गुड, ग्रेट। तो इसका फाइनल फाइनल आंसर एक्स होगा। एक्स मतलब एक्स निकाल लेना और एबीसीडी में से कंपेयर करके देख लेना किसकी वैल्यू आ रही है। उसमें यू विल हैव टू कंपेयर एक्स विद 1 या 10⁻⁻² या 10⁻⁴ या 10⁻⁻⁴
6 बेटा, समझ गए? क्लियर होगी ये चीज या नहीं होगी? जस्ट लेट मी नो। हाँ बेटा बताओ इस क्वेश्चन में व्हाट इज द आंसर? व्हाट आंसर? ये रहा। बताओ भाई, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करा था हमने, नहीं किया था? करा था ना, बताओ। इसमें हम कौन सी बीम यूज करते हैं? हीलियम। हीलियम क्या? हाँ, ऑप्शन सी। हीलियम न्यूक्लियस यूज करते हैं गाइस, रिमेंबर करो, हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम डबली आयनाइज्ड एटम। हीलियम डबली आयनाइज्ड एटम या हीलियम न्यूक्लियस। हाँ, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट हीलियम एटम, दे आर हीलियम न्यूक्लियस। समझ गए? हीलियम न्यूक्लियस या फिर इसको हम क्या बोलते थे? हीलियम डबली आयोनाइज्ड एटम। एटम जिसको 2 बार आयोनाइज कर चुके हो, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम बाहर निकाल चुके हो। Either you call it helium nucleus or you call it helium doubly ionized atom. समझ गए? And they got scattered. क्लियर है बेटा? गुड। इसीलिए कह रहा था कि थ्योरी रट के आओ बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेक गाइस। ओके, हियर वी आर। ये कह रहा है जब हमने ये फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो जो काइनेटिक एनर्जी थी उनकी उनकी जो एनर्जी थी दैट वाज डबल when the same metal was hit by a light of this frequency। जब हमने 2 × 10⁻16 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की, उससे डबल काइनेटिक एनर्जी आई जब तुमने इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला। काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस वाज डबल द काइनेटिक एनर्जी विद दिस केस। समझ गए? और पूछा क्या है उसने? उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, न्यू नॉट पूछा है। क्लियर है बेटा? क्या मैं लिख सकता हूं एच न्यू? न्यू की वैल्यू डालता हूं बेटा, एच इंटू 3.2 × 10⁻16। ये क्या दे रहा है बेटा बताना? ये जो मैंने अभी लिखा है एच न्यू, ये क्या दे रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन, वेरी नाइस, माइनस एच न्यू नॉट। ये क्या दे रहा है एच न्यू नॉट? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करने से क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डबल है किस चीज की? काइनेटिक एनर्जी के। इट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी जब हमने ये फोटोन, सॉरी, जब हमने इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इस वाले केस में? इट विल बी एच इंटू 2 × 10⁻16 माइनस एच न्यू नॉट। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इस फ्रीक्वेंसी के आज जो काइनेटिक एनर्जी आई जो कि ये है, इट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी यूज्ड अ फोटोन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। अब यहां से न्यू नॉट नहीं निकाल सकते तुम, एस तो कट ही जाएगा पूरे में से। यू कैन फाइंड आउट न्यू नॉट इजीली। समझ आया नहीं आया? एस तो कट ही गया। गुड। क्लियर टू एवरीबॉडी? पर्सन क्या देती? हाँ पहली टर्म क्या देती? 3.2। हाँ, ये दे। अच्छा, ये क्या बता रहा था? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज गिविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट केस, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड केस, और सेकंड केस का डबल है फर्स्ट केस। अब यहाँ पे न्यू नॉट निकालना था, वो हम आसानी से निकाल लें। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बताओ। गुड। नेक्स्ट बताओ बेटा। यार, एक स्मॉल एम होता है कि कैपिटल एम होता है? डोंट मेक दैट मिस्टेक। स्मॉल एम होता है हमारा मिली, कैपिटल एम होता है मेगा। तो यहाँ पे 10 मिली वॉट है, और पूछा गया है कितने फोटॉन्स पर सेकंड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं इस पे। बताओ बेटा, बताओ बेटा कैसे करोगे?
हम कहेंगे कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, 10 × 10⁻³ जूल, हाँ या ना। इतनी एनर्जी रिलीज हुई या नहीं हुई पर सेकेंड। मिली वॉट को मैंने वॉट में कर दिया, ठीक है ना। इतनी एनर्जी रिलीज हुई पर सेकेंड। लेट n बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू hc वाई लैम्डा, एनर्जी पर फोटॉन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ photons emitted पर सेकेंड। अच्छा बेटा एक चीज और, लैम्डा किस में लोगे? लैम्डा किस में लोगे? 626 nm दे रखा है, इसको मीटर में लोगे किस में लोगे? मीटर में, दैट्स करेक्ट। लैम्डा विल बी टेकन इन मीटर, यू विल हैव टू कन्वर्ट लैम्डा इनटू मीटर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। ये देखो, अब ये क्वेश्चन काइंड ऑफ सिमिलर ही है जो भी हमने किया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड। हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, ठीक है बेटा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल होगा, हाफ होगा, मोर देन डबल होगा, या लेस देन डबल होगा? तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर किया था, वैसा ही है, वो फ्रीक्वेंसी वाला जो हमने किया था। हमने कहा पहले फ्रीक्वेंसी मानो एच न्यू, पहले फ्रीक्वेंसी है एच न्यू, -φ = EV0 लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, वेयर V0 वाज द ओरिजिनल स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, डबल। तो अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो चुका है, इतना। वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, हाँ है ना, विल बी इक्वल टू न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि क्या है, 1 सेकेंड गाइस। हाँ बेटा, तो मैं क्या कह रहा था, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन द फ्रीक्वेंसी हैज बीन डबल। हमें V1 और V0 के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहां से एच न्यू को एलिमिनेट कर दो, इन दोनों से एच न्यू एलिमिनेट कर दो। पहले वाले में एच न्यू क्या था, एच न्यू क्या था, EV0 + φ। एच न्यू वॉज EV0 + φ, राइट। अब यहां पे इंटू टू कर दिया मैंने, ये 2h न्यू था ना बेटा, विल बी इक्वल टू EV1 + φ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एच न्यू वॉज EV0 + φ एंड 2h न्यू इज EV1 + φ। ये समझ आया जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है नीचे? प्लीज टेल मी, एच न्यू मैंने एलिमिनेट करा है दोनों में से, दैट्स ऑल आई हैव डन। अब देखो क्या एक्सप्रेशन बनेगा तुम्हारा, यहां से बनेगा EV1 = 2EV0 + φ, या V1 = 2V0 + φ/E। बताओ मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा है, मोर देन डबल हो रहा है जब तुमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, इट इज मोर देन 2V0, सो इट बिकम्स मोर देन डबल बेटा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑल। बच्चों इस क्वेश्चन को भी देख लो, ये फैक्टर रिमेंबर पे जाता है, याद होगा तो कर लो। मिनिमम वेवलेंथ इन सब में से किसकी है? रेडियो की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इंफ्रारेड से ऊपर होता है विजिबल, फिर यूवी, और सबसे ज्यादा होती है एक्स रेज। ये मैंने मेरे ख्याल से ऑर्डर लिखवाया था तुमने, याद हो तो। दिस इज योर आंसर बच्चों। क्लियर है? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट।